तो अभी वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से एक और एडवांस्ड का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये IIT एडवांस्ड 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। वैसे ये देखा जाए तो एडवांस्ड लेवल का बिल्कुल डिफ़िकल्टी लेवल एक्सट्रीम इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर रहे, फोर्स और वर्क डन जो होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ वर्क डन का रिलेशन, और कुछ वर्क एनर्जी जो थ्योरम है, कन्वर्जन होता है, जो जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, अगर उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे तो फिर ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस। तो देखिए सिनेरियो ऐसा कहा गया है कि ये जो है ये जो कर्व्ड लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज अ रेल। इस रेल में ये ट्रैक है, इस ट्रैक में ये बॉडी जो है, ये बॉडी इस ट्रैक में मूव कर सकता है। ये ब्लू कलर से जो बॉडी आपको दिख रहा है, ओके, ये वर्टिकली सिचुएटेड है, इस तरह से ये वर्टिकल प्लेन में सिचुएटेड है। अब इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसकी खास बात यह है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल कांस्टेंट है। डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। फोर्स हमेशा इस P से लेके O तक का जो ये कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, इसी के अलोंग ये फोर्स काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर अगर ये बॉडी मूव करते 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 यहाँ भी पहुँच जाता है, यहाँ भी पहुँच जाता है, तो भी ये जो फोर्स होगा वहाँ पर, वहाँ फोर्स जो है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में लगेगा। फोर्सेस आर किसी दो पॉइंट में इस बॉडी पे लगा हुआ जो दो फोर्सेस है, दोज फोर्सेस आर पैरेलल वेक्टर्स, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग P to Q, यानी कि इसे जब हम ड्रॉ करेंगे तो PQ के पैरेलल रहेगा ये। अब एक बार पूरा क्वेश्चन जो है एक बार देख लेते हैं। दिस एलिप्टिकली शेप्ड रेल है, PQ रेल है, इन द वर्टिकल प्लेन विद OP इज इक्वल टू 3 मीटर्स। सो OP जो है, OP 3 मीटर का है। OP यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट डिस्टेंस इज ऑफ 3 मीटर्स, 3 मीटर का। और कहा गया OQ 4 मीटर का है। सो O से लेके Q जो है, ये डिस्टेंस जो है ये 4 मीटर का है। और ऑब्वियसली यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं P से Q तक का ये जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, इसे ज्वाइन करते हुए इसका लेंथ जो है ये 5 मीटर का हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके हम ये पता कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर का होगा, ठीक है। द ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, ठीक है, इस ब्लॉक का मास जो है, दैट मास इज सेड टू बी 1 किलोग्राम। सो दिस मास इज ऑफ 1 किलोग्राम। m इसका मास है, दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। इज पुल्ड अलोंग द रेल फ्रॉम P to Q, इस रेल के अलोंग इसे पुल किया गया P से Q तक विद अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। तो यहाँ पर जो फोर्स कहा गया, ये जो फोर्स है, दैट फोर्स इज इक्वल टू 18 न्यूटन। फोर्स F इज इक्वल टू 18 न्यूटन्स, विच इज ऑलवेज पैरेलल टू लाइन PQ। PQ लाइन के पैरेलल रहेगा, यानी उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा हमेशा हमेशा। अज्यूमिंग नो फ्रिक्शनल लॉसेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है इस रेल में जब ये बॉडी मूव कर रहा है, तो यानी कि हम आसानी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q, ऑफ कोर्स जब इसे फोर्स लगाया जा रहा है जिसके कारण यह मूव कर रहा है, तो उस फोर्स के द्वारा एक वर्क डन होगा। अब यहाँ पर ये वर्क डन जो हो रहा है वो दो चीज़ें कर रहा है। एक तो बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है, जितना बॉडी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। और बचा कुचा जो एनर्जी होगा, अगर किया हुआ काम पोटेंशियल राइज
से ज़्यादा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी राइज से ज़्यादा हो गया या इंक्रीमेंट से ज़्यादा हो गया, तो बाकी बचा कुचा एनर्जी का क्या होगा? कोई फ्रिक्शनल लॉसेस है नहीं, किसी तरह का एनर्जी यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा है, तो वो एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी के तौर पे यहाँ पर मिलेगा हमें। सो वही काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q। तो ये कुछ इस फॉर्मेट पे दिया गया है कि n × 10Q अगर हुआ तो n का वैल्यू कितना। अज्यूम टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ठीक है, सिनेरियो तो मैंने ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन को मैं दूसरे पेज में ले जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हमें जानना होगा। वो बेसिक चीज़ें ये है कि जब हम बात करते हैं फोर्स के कारण हुआ डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल एक फोर्स ऐसे लगा, ये वो फोर्स है, एक फोर्स लग रहा है और इसके कारण हो रहा डिस्प्लेसमेंट। तो लेट अस से कि डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट S। तो फिर वर्क डन, हम कहते हैं कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट। इसका जो असली मतलब होता है वो ये कि यहाँ पर इस फोर्स का अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका जो कंपोनेंट होगा, तो कंपोनेंट पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अलोंग दिस लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका जो कंपोनेंट होगा, इसका F का जो कंपोनेंट होगा अलोंग S, दैट कंपोनेंट यानी कि S के दिशा में F का कंपोनेंट, लेट अस से दैट इज F सब S, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो हम कहते हैं या कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का वो कंपोनेंट अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये कंपोनेंट यानी कि मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का प्रोडक्ट वर्क डन होता है। सिमिलरली हम फोर्स का ही कंपोनेंट कंसीडर करें, इसका कोई मतलब है नहीं। अगर हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग दिस वेक्टर, अलोंग दिस फोर्स अगर हम यहाँ पर पता करते हैं, लेट अस से ये जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस फोर्स वेक्टर दैट इज S सब F, तो फिर यहाँ से हम वर्क डन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड, दिस फोर्स इसका मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का फोर्स वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट है वो। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप आपको पता है कि ये जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं और वर्क डन पता करते हैं तो ये उसका मतलब होता है। ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहली बात ये तो हम ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अलोंग फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा वर्क डन में, या फिर फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ कंसीडर कर ले यहाँ से यहाँ तक, सो इस डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू दैट कंपोनेंट, दैट इज वर्क डन। अब मैं क्या करता हूँ, इस QP को मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, इसे हटा देता हूँ। सो QP को मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। सो लेट अस से दैट PQ लाइन कुछ ऐसा है और हमारा जो ट्रैक है, दैट ट्रैक इज लाइक दैट, कुछ ऐसा है ट्रैक। अब आप इसे
समझने के लिए मैं क्या क्या करता हूँ, इसे कुछ डिस्प्लेसमेंट्स में स्ट्रेट लाइन में कुछ मैं इसे तोड़ लेता हूँ। आप इसे इनफाइनाइटेसिमल लेंथ के इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। मैं चीज़ों को समझने के लिए इसे थोड़ा बड़े बड़े लाइन सेगमेंट में स्प्लिट कर रहा हूँ। लेट अस से मैं कुछ इस तरह के लाइन सेगमेंट्स में इसे स्प्लिट कर रहा हूँ। एक लाइन सेगमेंट ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं तो बेहतर दिखेगा। एक लाइन सेगमेंट ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा और ये ऐसा। हमने कुछ इसे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में स्प्लिट कर लिया टू अंडरस्टैंड द थिंग। इसे हम आगे बढ़ा दें, प्रोसीड करें तो और बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में हम एक कर्व्ड लाइन को स्प्लिट कर सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर गौर करें, मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं इन पॉइंट से परपेंडिकुलर एक बार ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर, यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ। अब आप देखिए, इस पॉइंट में फोर्स का डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट मैं पता करूं तो देखिए कंपोनेंट कितना निकल के आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट में फोर्स तो अलोंग दिस लाइन लगेगा या फिर कहें इस लाइन के पैरेलल लगेगा। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स ये इतना होगा। कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ भी मैं थोड़ा कलर बदल दूँ तो बेहतर दिखेगा। सो फोर्स जो है या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इतना होगा, या डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट होगा अलोंग फोर्स वो इतना होगा। अब यहाँ पर भी फोर्स अलोंग या फिर पैरेलल टू दिस लाइन लग रहा है, फोर्स पैरेलल टू दिस लाइन लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फोर्स के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग उसका जो कंपोनेंट है वो इतना होगा। सिमिलरली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा वो कुछ इतना होगा। सिमिलरली यहाँ से इस लाइन के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इतना होगा। आप अगर गौर करें तो आप इसे अगर मूव करके इधर ले आते हैं, यहाँ इसे मूव करके यहाँ ले आते हैं, अगर ड्राइंग में टेढ़ा हो गया चीज़ें, यहाँ ले आते हैं, तो आप कॉमन सेंस से ये पाएंगे कि ये जो है ये सारे डिस्प्लेसमेंट्स को आप ऐड करें तो डिस्प्लेसमेंट इस लाइन सेगमेंट के लेंथ के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो हम कह सकते हैं 18 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स, 18 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ओवरऑली इसने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया और कितना डिस्प्लेसमेंट किया कि 5 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट किया। वैसे हाँ, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का किया, और इनफाइनाइटेसिमल पार्ट्स में भी हम तोड़ दें तो डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन के लिए, उन सारे कंपोनेंट्स को छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स मिलेगा, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के कारण सारे कंपोनेंट्स को अगर जोड़ दे आप तो फिर हमें उसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो 5 मीटर का ही मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 18 न्यूटन का फोर्स 5 मीटर तक एप्लीकेबल हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ। 18 न्यूटन का फोर्स 5 मीटर तक एप्लीकेबल हुआ, या 5 मीटर के डिस्टेंस में एप्लीकेबल हुआ, तो यहाँ पर वर्क डन होगा कितना। सो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन, पहले तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ये या वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, ये हम कहेंगे W, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, उससे कुछ पोटेंशियल एनर्जी में राइज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ,
दैट मीन, या फिर हम ऐसे कहें तो बेहतर होगा कि जितना काम किया गया दैट इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। सो जो काम इस सिस्टम पे किया गया दैट इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आप गौर करें कि ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं W 18 न्यूटन का फोर्स 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ये 90 हो गया। सो वर्क डन, यहाँ पर मैं लिख दूँ वर्क डन इज इक्वल टू 18 न्यूटन का फोर्स, कितना डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, तो ये हो गया 90 जूल। 90 जूल का वर्क डन हुआ। अब यहाँ पर राइज इन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh, mg डेल्टा एच भी कह सकते हैं। राइज इन, कितना राइज हुआ, चेंज इन हाइट। सो आप कैलकुलेट करें, मास है 1 किलोग्राम का, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, सारे कंसिडरेशन SI में है। g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डेल्टा h इज 4 मीटर्स चढ़ा ये बॉडी ऊपर की तरफ। तो ये हो गया 40 जूल। तो देखिए इतना काम किया गया, इतना पोटेंशियल एनर्जी में राइज हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा, जितना दिया गया और जितना यहाँ पर खर्चा हो गया माइनस दिस वन, तो उतना बचा हुआ रहेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी के तौर पे। तो यहाँ से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W माइनस डेल्टा P, W माइनस change in potential energy, and that is 90 joules minus 40 joules, 50 जूल as kinetic energy, as change in kinetic energy मुझे कहना चाहिए, as change in kinetic energy यहाँ पर ये अपीयर करेगा। 50 जूल का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लेट अस से दैट इज K1 दैट इज 0, इनिशियली 0 है क्वेश्चन में। कंसिडर प्लेन a block of pulled, ठीक है, which is always parallel to assume no, ठीक है, ये दिया हुआ नहीं है लेकिन हम ये ऑफ कोर्स अज्यूम कर सकते हैं कि इनिशियली वो रेस्ट में है। अगर नहीं होता, उसके पास कुछ वेलोसिटी रहता इनिशियली, देन वो क्वेश्चन में गिवन रहता, दिया हुआ रहता, या किसी तरह से वो उसे आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया जाता किसी तरह से कि यहाँ पर कुछ इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, या वेलोसिटी के तौर पे आपको रिप्रेजेंट किया गया रहता। सो यहाँ पर हाँ, अल्टीमेटली हमें क्या पता करना है, नो फ्रिक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 था, ऑफ कोर्स यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है लेट अस से K2 दैट विल बी 50 जूल्स, 50 जूल का काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन फॉर्मेट अगर आप देखें, क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है, कहा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन रीचेस Q से डिनोट किया गया काइनेटिक एनर्जी को, एंड दैट इज हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से दैट इज 50 जूल्स, और कहा गया Q इज इक्वल टू N इंटू 10, Q इज इक्वल टू N इंटू 10, दैट मीन हमें N पता अगर करना है तो हम कहेंगे N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 50 जूल्स डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 5 जूल्स, ठीक है। तो फिर N का वैल्यू जो है, N का वैल्यू हो जाएगा 5 जूल, या 50 जूल ये होने के कारण N इज इक्वल टू 5।